भारत आजाद नहीं हुआ था, लेकिन दिल्ली की हवाओं में आजादी की ख्वाहिशें गूंजने लगी थीं। उस दौर में चांदनी चौक अपनी गलियों, हवेलियों और भीड़भाड़ के बीच एक सांस्कृतिक धड़कन की तरह धड़कता था। इन्हीं गलियों में जामा मस्जिद के बिल्कुल पास एक छोटी सी मिठाई की दुकान थी, राजू की मिठाई। नाम सीधा साधा, लेकिन स्वाद ऐसा कि दूर दूर से लोग चलकर आते। उस जमाने में चांदनी चौक के आसपास की यह इकलौती मिठाई की दुकान थी, और राजू की कचौड़ी से लेकर गुलाब जामुन तक सबका जायका लोगों की ज़बान पर रहता। राजू कोई आम हलवाई नहीं था। वो अपने हाथों से मिठाई बनाते समय जैसे उसमें दिल घोल देता था। सुबह सुबह दुकान पर देसी घी की खुशबू फैलती, और जामा मस्जिद से नमाज के बाद जो भी निकलता सीधा राजू की दुकान की ओर खींचता चला आता। राजू की उम्र कोई 40 के करीब रही होगी। मूंछें तावदार, आंखों में गजब की ईमानदारी और बातों में दिल्ली की ठसक। राजू की दुकान की खास बात सिर्फ उसकी मिठाइयाँ नहीं थीं, बल्कि वो वक्त था जब वो दुकान खुली रहती थी। सुबह के ठीक 7 बजे, जब चांदनी चौक की गलियां उनीदी आंखों से अंगड़ाई लेतीं, उसी समय राजू अपने हाथों से ताज़ा रसगुल्ले बनाकर कढ़ाई में डाल देता। और हैरानी की बात ये थी कि उसकी दुकान रात के 3 बजे तक खुली रहती थी। दिन भर हलचल रहती ही थी, लेकिन असली जादू तो रात में होता। जब गलियां शांत हो जातीं, जब चौक की रौनकें धीमी पड़ती, तब भी राजू की दुकान पर रोशनी जलती रहती। चाय की भाप, समोसे की खुशबू और रसगुल्ले की मिठास, सब कुछ जैसे नींद से जूझ रहे शहर को दिलासा देती। रात के समय वहां अजीबोगरीब लोग आया करते थे। कोई थकाहारा मजदूर, कोई रोता हुआ आशिक, कोई क्रांतिकारी जो छुपकर काम करता था, या फिर कोई जासूस जो अंग्रेजों पर नजर रखता था। कभी कभी तो अंग्रेज सिपाही भी वहां मिठाई लेने आ जाते, और राजू बिना भेदभाव सबको समान मिठाई देता। शुक्रवार की रात थी, त्योहारों के करीब का वक्त। रात के 2:30 हो चुके थे। चांदनी चौक की गलियां अब लगभग शांत थीं। कहीं दूर से कोई कुत्ते की भौंक सुनाई दे जाती, और कभी कभी मस्जिद की मीनार से टकराती हवा की सरसराहट। राजू थका हुआ सा कढ़ाई के पास बैठा आखिरी बचे रसगुल्ले निकाल रहा था। उसके साथ सिर्फ एक छोटा सा लड़का, चुटकी या छोटू, था, जो दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था। बाकी सारे कारीगर और हलवाई घर जा चुके थे। तभी दुकान के बाहर की घंटी ठन्नन कर बजी। राजू ने चौंक कर देखा। एक आदमी खड़ा था, करीब 8 फुट लंबा, पूरी तरह काले कपड़ों में लिपटा हुआ। उसका चेहरा एक काली नकाब से ढका हुआ था, सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थीं, और वो भी किसी छायामय अंधेरे जैसी लगती थीं। उसके हाथों में काली दस्तानें थीं, और वो बिना कोई शब्द कहे दुकान के भीतर दाखिल हुआ। चोटू डर के मारे राजू की आड़ में छुप गया। राजू ने धीमे स्वर में कहा, हुक्म फरमाइए जनाब। मिठाई लेनी है क्या? काली नकाब वाला वो आदमी दुकान के काउंटर के सामने खड़ा था। उसकी भारी आवाज एक बार फिर गूंजी, मुझे कलाकंद चाहिए, पूरे 10 किलो। राजू को थोड़ी हैरानी हुई। रात के 2:30 बजे, जब पूरा इलाका सो रहा होता है, तब कोई इतने सारे कलाकंद का क्या करेगा? फिर भी उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, जनाब बस 10 मिनट रुकिए, छोटू अभी सब पैक कर देगा। मिठाई भी ताज़ी ही है। आदमी ने बिना कुछ कहे काले कोट की जेब से एक मोटा सा बटुआ निकाला। राजू को आशंका थी कि शायद उधारी मांगेगा या मोलभाव करेगा, लेकिन नहीं, उसने बिना गिने ही नोटों की गड्डी निकालकर काउंटर पर रख दी। राजू ने नोटों की ओर देखा। वो पुराने 100 रुपए के नोट नहीं थे, बल्कि कुछ और ही तरह के थे। बहुत पुराने, जैसे ब्रिटिश राज के पहले के सिक्के, और कुछ सोने जैसी चमकलिए नोट, मगर उन पर कोई तारीख नहीं छपी थी। राजू का माथा ठनका।
इतने अजीब किस्म की करेंसी मगर बात करने का मौका ही न मिला। छोटू ने डरते डरते मिठाई के बड़े बड़े डब्बे निकालने शुरू कर दिए। वो एक एक करके कलाकंद तौलता, पैक करता और सख्त निगाहों वाले उस अजनबी की ओर नजर भी रखता। राजू ने बीच में पूछ ही लिया, जनाब, इतनी मिठाई इस वक्त? कोई खास मौका है क्या? छोटू जल्दी जल्दी 10 किलो कलाकंद पैक करने में लगा हुआ था। दुकान में सिर्फ कलाकंद की खुशबू और उस लंबे आदमी की रहस्यमयी मौजूदगी तैर रही थी। राजू ने उसकी ओर देखते हुए थोड़ा सहज अंदाज में पूछा, जनाब, आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा क्या? आप नए आए हैं इलाके में? उस सवाल पर वो आदमी कुछ पल के लिए ठिठका, लेकिन बिना ज्यादा देर किए उसने बात को बीच में ही काट दिया और कहा, तुम्हारी दुकान की मिठाई के बारे में बहुत सुना था, बहुत से लोगों से, इसलिए सोचा सीधा यहीं आ जाऊं। उसकी आवाज अब भी भारी और एक सी टोन में थी जैसे कोई रटा हुआ संवाद बोल रहा हो। फिर उसने धीरे से जोड़ा, अगर मेरे गेस्ट को मिठाई पसंद आई तो मैं फिर आऊंगा। वो थोड़ा झुककर बोला, और पैसे की चिंता मत करना, बस मिठाई ताज़ा और अच्छी होनी चाहिए हमेशा। राजू ने सिर हिलाया, मगर उसके मन में अब भी एक हल्की बेचैनी थी। कैसे गेस्ट होंगे जिनके लिए कोई रात के 3 बजे मिठाई ले जा रहा है, और 10 किलो? राजू ने हल्के से कहा, जनाब, मिठाई तो दिल से बनती है, आपको पसंद आएगी इंशाअल्लाह। आदमी बस एक हल्की सी आंखों की चमक के साथ खड़ा रहा, न मुस्कराया न सर हिलाया। छोटू ने आखिरी डिब्बा भी पैक करके मेज पर रखा और बोला, भैया जी, हो गया। आदमी बिना एक शब्द बोले झुका, दोनों हाथों से सारे मिठाई के डिब्बे उठाए और बिल्कुल चुपचाप मुड़ गया। राजू और छोटू दोनों उसकी पीठ को जाते हुए देख रहे थे, ना शुक्रिया, ना खुदा हाफिज, ना ही कोई दोबारा आने की बात। वो जैसे आया था वैसे ही धीरे धीरे उस सुनसान गली में उतरता चला गया। रात की हवा फिर से ठंडी हो गई, जैसे उसकी मौजूदगी कोई अजनबी ताप छोड़ गई हो। राजू ने छोटू की ओर देखा, अजीब आदमी था ना। छोटू सिर हिलाने ही वाला था कि उसकी नजर काउंटर पर गई। भैया जी, ये क्या? उसने कापती उंगली से इशारा किया। राजू ने देखा, वहां नोटों की गड्डी के नीचे कुछ चमकती चीज पड़ी थी। राजू ने सावधानी से नोट उठाए। नीचे एक अजीब सी धातु की गोल वस्तु रखी थी, लगभग सिक्के जैसी, मगर उस पर कोई पहचानने योग्य भाषा नहीं थी। एक तरफ कोई तिलिस्मी आकृति उकेरी थी, मानव जैसा चेहरा, मगर उसकी आंखों से सांप निकलते दिखाई दे रहे थे। दूसरी ओर एक तारीख खुदी थी, 13 मार्च 1720। राजू फुसफुसाया, ये तो आज से 220 साल पुराना है। छोटू घबराकर पीछे हट गया। भैया जी, कहीं भूत प्रेत तो नहीं था? राजू कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखें अब उस गली की ओर थी जहां वो आदमी गया था, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। ना परछाई, ना आहट, बस एक बहुत हल्की सी गुड़की सी महक हवा में तैर रही थी, जैसे कोई बहुत पुरानी याद मिठास बनकर गुजर गई हो। उस रात के बाद राजू ने कुछ नहीं कहा, ना सिक्के के बारे में किसी से जिक्र किया, ना उस लंबे आदमी के बारे में। दिल के किसी कोने में शक जरूर पड़ रहा था, मगर दिमाग ने उसे दिनचर्या की धूल में छिपा दिया। अगली सुबह वही पुराना सिलसिला शुरू हुआ। राजू ने 7 बजे दुकान खोली। हलवाई आए, घी गर्म हुआ, रसगुल्ले तले गए, लोगों की भीड़ जुटी, बच्चों की हंसी, मस्जिद की अजान और मिठाई की खुशबू। शाम हुई, रात बढ़ी, और फिर दुकान बंद। ऐसे ही पूरे हफ्ते गुजर गए। लेकिन जैसे ही अगला शुक्रवार आया, दिन भर कुछ अजीब सा लग रहा था। राजू को बिना वजह बेचैनी महसूस हो रही थी। छोटू ने भी महसूस किया। उस दिन कम ग्राहक आए और दुकान के पास वाले कुत्ते अकारण भौंकते रहे। फिर वही समय आया, 2:30 रात का। दुकान अब बंद होने वाली थी। हलवाई जा चुके थे।
राजू और छोटू साफ-सफाई कर रहे थे। तभी वही घंटी फिर बजी, ठन्नन। छोटू चौंककर पीछे हटा। राजू ने धीरे से दरवाजे की ओर देखा। वही लंबा आदमी, वही काले कपड़े, वही काली नकाब, वही ठंडी अंधेरे सी आंखें। इस बार वो बिना एक भी पल रुके दुकान के अंदर आया और बोला, इस बार 20 किलो कलाकंद चाहिए। राजू का दिल एक पल को बैठ गया। 20 किलो जनाब, उसने डरते डरते पूछा। आदमी बोला, मेरे गेस्ट को मिठाई बहुत पसंद आई। इस बार दावत है बहुतों के लिए। राजू कुछ और पूछने वाला था मगर छोटू ने उसकी बाह थाम ली। भैया जी, इस बार ये गड़बड़ है, कुछ तो अजीब है। राजू चुप रहा और धीरे धीरे बोला, ठीक है जनाब, मिठाई ताजी है। 10 मिनट दीजिए। आदमी फिर से वही पुरानी मुद्रा में खड़ा रहा, बिना हिले, बिना पलक झपकाए। छोटू मिठाई पैक करने लगा। 20 किलो कलाकंद छोटू ने बड़ी मुश्किल से पैक किए थे। मिठाई की खुशबू अब भी दुकान में थी मगर इस बार उसमें वो मिठास नहीं थी, कुछ अजीब सा बोझ था। मानो हर डिब्बे के अंदर कुछ अनकहा, अनदेखा भर दिया गया हो। वो काला आदमी अब भी बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। न उसने मिठाई की तारीफ की, न ही पिछली बार की तरह अगर पसंद आई तो लौटूंगा जैसी कोई बात। बस पैसे रखे और डिब्बे उठाए। राजू और छोटू की नजरें उसके हर कदम पर थीं। जब वो मुड़ा और अंधेरी गली की ओर चला तो एक अजीब बात दोनों की नजर में आई। उसके पैर जमीन से 1 इंच ऊपर थे। वो चल नहीं रहा था, वो फिसल रहा था। राजू का चेहरा सफेद पड़ गया। छोटू धीरे से फुसफुसाया, भैया जी, अब तो मुझे 100% यकीन हो गया, ये आदमी नहीं है। राजू ने भी सिर हिलाया। पहली बार भी वही अंदाज। और अब ये चाल, इंसान ऐसा नहीं चलता। दोनों बाहर आकर गली में झांकते हैं पर वो गायब हो चुका होता है। चारों तरफ अंधेरा, सन्नाटा और हवाओं में हल्की सी जले हुए गुड़ जैसी महक। पिछली उस डरावनी रात के बाद राजू और छोटू चुप रहे। ना किसी ग्राहक से, ना किसी जानकार से, ना ही एक दूसरे से कोई गहरी बात की। बस दोनों के दिलों में एक बात साफ थी, वो इंसान नहीं था। लेकिन फिर जो हुआ, उसने उनकी जुबान बंद कर दी। राजू की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। हर दिन कोई नया चेहरा आता, कभी कोलकाता से, कभी लखनऊ से, कभी बॉम्बे से। सब एक ही बात कहते, राजू की मिठाई की बात दूर दूर तक फैल गई है। जहां पहले वो दिन में 40,005,000 कमाता था, अब उसकी दुकान 50,000 रुपए तक कमा रही थी। राजू की मिठाइयां जैसे चमत्कारी हो गई थीं। कई लोग कहते, राजू की कलाकंद खाकर तो पुराने रोग तक ठीक हो जाते हैं। छोटू चुपचाप देखता रहा। उसे मिठाइयां वैसी ही लगती थीं मगर कुछ तो अलौकिक हो रहा था। राजू अब मुस्कराता था मगर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो जानता था ये दौलत किसी सौदे का हिस्सा है। और फिर शुक्रवार आया और जैसे घड़ी ने रात के 2:30 बजे बजाए, वही घंटी फिर बजी, ठन्नन। दरवाजा धीरे से खुला और वही काला आदमी, वही ऊंचाई, वही कपड़े, वही रहस्यमयी आंखें इस बार भी बिना कुछ बोले दुकान में दाखिल हुआ। राजू और छोटू एक दूसरे को देखते हैं। अब उनके चेहरों पर डर से ज्यादा एक जानबूझी हुई स्वीकृति थी, मानो जैसे वो जानते हों आज फिर वही होगा। राजू ने बिना पूछे कहा, इस बार कितनी मिठाई चाहिए जनाब? वो लंबा काला आदमी आज भी वैसा ही था, ऊंचा, शांत, छायामय। लेकिन आज उसने मिठाई नहीं मांगी। उसने धीमे स्वर में कहा, आज मिठाई नहीं चाहिए, आज मैं तुम्हें न्योता देने आया हूं। राजू और छोटू हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। वो बोला, चांदनी चौक से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक घना जंगल शुरू होता है। उस जंगल के बीचों बीच एक पुरानी वीरान सी मस्जिद है।
वहीं मेरा घर है, कल रात मेरी छोटी बहन की शादी है। जितने भी मेहमान अब तक मिठाई खा चुके हैं, सबने एक ही बात कही, जिसने इतनी लाजवाब मिठाई बनाई है उसे भी शादी में बुलाओ और मिठाई वहीं बनवाओ। वो आदमी अब थोड़ा और झुका, मैं तुम्हें आमंत्रण देने आया हूँ राजू हलवाई। फिर उसकी गूंजती आवाज गिरी, कल रात मस्जिद में आकर सोच लेना, अगर मिठाई बना दोगे तो मेहमान बहुत खुश होंगे, और पैसों की फिक्र मत करना, जितना चाहिए उससे कहीं ज्यादा मिलेगा। राजू और छोटू की आंखों में पहली बार चमक थी, डर नहीं, लालच और उत्सुकता। राजू ने धीरे से पूछा, कितने लोगों के लिए मिठाई बनानी होगी? आदमी की आंखों में एक अजीब सी हंसी चमकी, जितने तुम गिन नहीं सकते। इतना कहकर वो आदमी धीरे धीरे मुड़ा और उसी अंधेरी गली में गायब हो गया, जैसे उसकी परछाई हवा में घुल गई हो। दुकान में सन्नाटा छा गया। छोटू फुसफुसाया, भैया जी, ये मौका भी हो सकता है या मुसीबत भी। राजू सोच में डूब गया। 10 किलोमीटर दूर जंगल के बीच मस्जिद में शादी, बहन की शादी या कोई और राज, मगर जेहन में एक बात गूंज रही थी, जितना चाहिए उससे ज्यादा मिलेगा। अगली सुबह चांदनी चौक की गलियों में सब कुछ वैसा ही था, लोग आते जाते, मस्जिद से अजान की आवाज और दुकान पर चाय की चुस्कियां। मगर राजू और छोटू का चेहरा बदला हुआ था। दोनों की आंखों में नींद नहीं थी, वहां था सिर्फ एक फैसला। राजू ने कहा, छोटू गाड़ी तैयार कर, मिठाई का पूरा सामान ले चलेंगे। ताजा दूध, घी, खोया, चूल्हा, सब कुछ। छोटू ने डरते डरते कहा, भैया आपको यकीन है वो जगह जंगल के बीच और वो आदमी? राजू ने कंधे पर हाथ रखा, छोटू इतना पैसा, इतना नाम कुछ भी बिना कीमत के नहीं मिलता। दोपहर 3 बजे एक पुरानी बैलगाड़ी में भरकर मिठाई का सामान, बर्तन और चूल्हे तैयार हुए। राजू ने खुद सब संभाला। छोटू भी साथ बैठा, कांपता हुआ। गाड़ी चांदनी चौक से बाहर निकली, धीरे धीरे दिल्ली की हलचल पीछे छूटती गई। शाम ढलने लगी और आगे जंगल की सरहद शुरू हो गई। जैसे ही गाड़ी जंगल में घुसी, रास्ता बदलने लगा, मिट्टी का, फिर कच्चा, फिर पथरीला। पेड़ ऊंचे और अंधेरे हो गए, जैसे सूरज भी डरकर पीछे रह गया हो। 6 बजे शाम, जंगल के एक मोड़ पर दूर से कुछ दिखा, एक पुरानी मस्जिद, बीचों बीच अकेली, चारों तरफ घना सन्नाटा। मस्जिद टूटी फूटी नहीं थी, बल्कि अजीब तरीके से साफ सुथरी और चमकती हुई सी लग रही थी, मानो किसी ने अभी अभी उसका रंगरोगन किया हो। जैसे ही गाड़ी रुकती है, मस्जिद के गेट पर वही लंबा आदमी खड़ा मिलता है, अब भी वही काले कपड़े, पर इस बार उसके पीछे कई और परछाइयां भी खड़ी थीं, जिनका चेहरा साफ नहीं दिखता। वो आदमी मुस्कराता है, स्वागत है राजू हलवाई, तुम्हारा इंतजार था जनाब, बताइए मिठाई कहाँ बनानी है। आदमी ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और मस्जिद का भारी पुराना दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर राजू और छोटू हक्का बक्का रह गए। मस्जिद बहुत पुरानी थी, लेकिन अंदर फर्श पर चमकते हुए लाल और काले रंग के गलीचे बिछे थे, दीवारों पर जालीदार सुनहरी लपटों जैसी आकृतियां और ऊंचाई पर टंगे हुए लैंप, जिनकी रोशनी में धुआंसा तैर रहा था। मस्जिद के अंदर एक बड़ा हॉल था। वहीं के एक कोने में मिठाई बनाने का सामान लगवा दिया गया। राजू और छोटू चूल्हा जलाने लगे, खोया भूनने लगे। लेकिन तभी मस्जिद के अंदर धीरे धीरे मेहमान आने लगे। 1, 2, फिर 4, फिर दर्जनों, सारे लंबे गहरे रंग के लिबास में, चेहरों पर कोई भाव नहीं, सिर्फ भूख से तनी हुई आंखें। कुछ के हाथ बहुत लंबे थे, कुछ के कान नीचे लटकते हुए, कुछ की आंखों में काली धुंध भरी थी। वे सब सामने बैठते जा रहे थे और कहते जा रहे थे, जल्दी मिठाई दो, भूख लगी है, ताजा होनी चाहिए, खून जैसा मीठा स्वाद चाहिए। छोटू डर के मारे कांपने लगा, भैया जी
ये तो इंसान नहीं लगते, राजू ने भी कांपते हाथों से कहा। मगर अब पीछे नहीं हट सकते। छोटू मिठाई बननी शुरू हुई। कलाकंद, गुलाब जामुन, लड्डू, शक्करपारे। पर जैसे जैसे मिठाई बन रही थी, मेहमानों की भूख और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक मेहमान अचानक झुककर बोला, हमारा सब्र मत आजमाओ, हम भूख में बहुत कुछ खा जाते हैं। राजू ने सिर झुकाया और भी तेजी से काम करने लगा। छोटू ने देखा कुछ मेहमानों की जीभें बाहर निकल रही थीं, जैसे गर्म रसगुल्ले की खुशबू उन्हें पागल बना रही हो। राजू और छोटू ने कांपते हाथों से आखिरी डिब्बा भी मिठाई से भर दिया। अब हर थाल में गर्मागर्म लड्डू, कलाकंद और शुद्ध घी से महकते हलवे थे। वो काला आदमी जो उन्हें लेकर आया था, अब एक ओर खड़ा हुआ और जोर से बोला, मुलाकात का वक्त आ गया है, सेवा शुरू करो। राजू और छोटू ने थाल उठाए और मेहमानों के सामने रखना शुरू किया। जैसे ही मिठाई उनके पास पहुंची, वो मेहमान अब और चुप नहीं रहे। उनके चेहरे पर भूख की जगह अब हैवानियत थी। और फिर शरीर बदलने लगे। किसी की आंखें जलने लगीं, पूरी तरह काली और गोल हो गईं, जैसे कोयले से बनी हों। किसी के दांत लंबे और नुकीले निकल आए, जैसे छिपे हुए भेड़िए हों। कुछ के मुंह खींचकर कान तक पहुंच गए, जैसे चेहरे की खाल खींचकर फट गई हो। और कई ऐसे थे जिनके पांव पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। छोटू ने थाल गिरा दिया, भैया जी, ये लोग इंसान नहीं हैं, ये सब जिन हैं। राजू की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब पूरी मस्जिद के अंदर अलौकिक शोर गूंजने लगा, खाओ खाओ, हमें बहुत भूख लगी है। कुछ मेहमान मिठाई को ऐसे चाट रहे थे जैसे वो चीज नहीं, किसी आत्मा का स्वाद हो। एक जिन ने छोटे की ओर देखा और धीरे से फुफकारा, बहुत अच्छा स्वाद है, अब इसे ही मिठाई बना दें। छोटू का पता हुआ पीछे हटने लगा। राजू के हाथ से चूल्हे की एक जलती लकड़ी गिर गई। अब दोनों को एहसास हो चुका था, ये शादी नहीं थी, ये तो किसी बलि की दावत थी। पूरी मस्जिद अब शोर से भर चुकी थी, जैसे 100 भूखे जिन अपनी हैवानियत छुपा नहीं पा रहे थे। छोटू कांप रहा था। राजू की सांसें जैसे थम गई थीं। लेकिन तभी वो काला 8 फीट लंबा जिन जो उन्हें लेकर आया था, सबके सामने खड़ा हुआ और हाथ ऊपर उठाया। सारे जिन चुप हो गए। उसकी भारी गूंजती हुई आवाज मस्जिद में फैल गई, राजू हलवाई और उसके छोटे साथी, तुमने हमारी दावत को पूरा किया। स्वाद वैसा ही था जैसा सदियों पहले हमें मिला था। छोटू ने घबराकर पूछा, हमें जाने दो, हमें छोड़ दो प्लीज, उस काले जिन ने धीरे से कहा। जा सकते हो, पर एक शर्त पर। राजू और छोटू की धड़कनें तेज हो गईं। हर शुक्रवार की रात इसी वक्त इसी जगह हमारे लिए मिठाई बनेगी। ताज़ी मिठाई, मीठी इतनी कि आत्मा तक घुल जाए। अगर तुमने कभी दावत छोड़ दी या मिठाई में मिलावट की, तो अगली बार मिठाई नहीं चाहिए होगी, बल्कि तुम्हारी आत्मा चाहिए होगी। राजू और छोटू सन्न हो गए। राजू ने कांपती आवाज में कहा, सौदा मंजूर है। तभी एक जिन उनके पास आया। उसने एक जलते हुए लहू जैसे रंग का कागज उनके सामने रखा। उस पर लिखा था, वचनपत्र, जिन समाज व जंगल मस्जिद द्वारा प्रमाणित। मिठाई हर शुक्रवार रात 2:30 बजे तक अनिवार्य। भंग करने पर शरीर नहीं, आत्मा दंडित होगी। राजू ने कांपते हुए अंगूठा लगाया। छोटू ने भी डर के मारे जान बचाने के लिए। तभी सारे जिन हंसने लगे, एक साथ गूंजती आवाजें, हमारे नए हलवाई मिल गए। अगले ही पल मस्जिद की सारी लाइट बुझ गई। राजू और छोटू होश में आए तो सुबह के उजाले में जंगल के किनारे पड़े थे। गाड़ी में मिठाई के बर्तन खाली थे और नोटों से भरा एक थैला उनकी गोद में रखा था। उस रात के बाद
राजू और छोटू जैसे बदल गए थे। दुकान अब पहले से भी ज्यादा चमक रही थी। नई सजावट, 4 कारीगर, आधुनिक मिठाई मशीनें। और ग्राहक अब सिर्फ दिल्ली से नहीं, बंबई, लखनऊ, जयपुर से भी आते थे। नाम हो गया था राजू हलवाई, जिन भी खाए तो दोबारा आए। यह टैगलाइन राजू ने मजाक में नहीं, मजबूरी में रखी थी। अब वो रोज 50 से 60 हजार कमाता था। हर दिन दुकान पर रौनक होती थी। लेकिन हर शुक्रवार जैसे ही दोपहर ढलती, राजू की आंखों के नीचे काले घेरे उभरने लगते। छोटू की सांसें तेज चलने लगतीं, क्योंकि उन्हें पता होता रात 2:30 को फिर वो बुलावा आएगा। हर शुक्रवार की रात राजू और छोटू मिठाई बनाकर जंगल में जाते। मस्जिद अब परिचित कब्र जैसी लगती थी। और हर बार वे जिन्नों के लिए थाल सजाते, हंसते, कांपते, मगर जिंदा वापस लौटते। राजू को अब सिर्फ पैसों से डर लगता था। इतनी दौलत, लेकिन एक भी दिन चैन नहीं। वो अब ज्यादा नहीं सोता। उसकी आंखों में अब लाल डोरे और भीतर एक बेमन का सन्नाटा था। छोटू कई बार बोला, भैया जी, ये सब छोड़ देते हैं, कहीं भाग चलते हैं। राजू सिर्फ मुस्कुराता और कहता, भाग नहीं सकते छोटू। जिन्न के सौदे से कोई भागा नहीं। एक दिन जब शुक्रवार का वक्त पास आ रहा था, राजू ने अचानक काम रोक दिया। छोटू ने पूछा, भैया जी, क्या हुआ? राजू ने धीरे से कहा, अब बहुत हो गया छोटू। हर हफ्ते डर में जीना, जिन्नों के लिए मिठाई बनाना, ये जिंदगी नहीं है। ये सौदा तो हमने मौत से भी बुरा किया है। छोटू चुप रहा। अगली सुबह राजू अकेले पुरानी दिल्ली की गलियों में निकल पड़ा। कहते हैं कि लाल कुआं इलाके के पास एक बहुत पुराना सूफी तांत्रिक बाबा सैयद अजहर शाह रहते थे, जिन्होंने कभी जिन्नात से मुक्ति दिलाने के लिए अपने ही बेटे की आत्मा को खींचकर जिंदा किया था। लोग कहते थे वो जिन्नों की जुबान समझते हैं। राजू उन्हीं को ढूंढने निकल पड़ा। सैयद अजहर शाह की दरगाह, पुरानी झुकी हुई दीवारें, धूप में चमकती हड्डियों जैसी पेड़ की टहनियां, और अंदर एक नीम के नीचे बैठे सफेद दाढ़ी वाले, नीली आंखों वाले अजहर शाह। राजू ने धीरे से कहा, मैं जिन्नों से सौदा कर चुका हूँ, हर शुक्रवार को मिठाई बनाता हूँ, अब आजाद होना चाहता हूँ। अजहर शाह की आंखें बंद थीं, मगर उन्होंने कहा, तेरी मिठाई की खुशबू मेरे तक भी पहुंची थी हलवाई, मगर वो खुशबू चीनी की नहीं, किसी पुराने वादे की राख से आई थी। तू जिन्नों की मस्जिद में गया जहां निकाह नहीं हुआ, सिर्फ निशान छोड़ा गया। राजू कांपते हुए बोला, मैंने क्या किया बाबा? मुझ छुटकारा चाहिए। अजहर शाह ने कहा, एक ही रास्ता है, उसी रात, उसी वक्त, उसी मस्जिद में, लेकिन इस बार मिठाई नहीं, एक तोहफा लेकर जाना होगा। राजू ने पूछा, क्या तोहफ? अजहर शाह बोले, एक ऐसा स्वाद जो जिन्न ने कभी नहीं चखा, एक मिठाई जिसमें आत्मा की सच्चाई हो और झूठ का जहर ना हो। और हाँ, उस रात मस्जिद से बाहर लौटते वक्त जो आवाज तुझे रोकेगी, उसकी तरफ देखना मत, वरना तेरा जिस्म बाहर रह जाएगा और आत्मा वहीं रह जाएगी उनके पास। सैयद अजहर शाह ने जाते जाते एक इशारा किया। शाहदरा की तरफ एक बस्ती है, पुरानी, उजड़ी हुई। वहां एक बूढ़ी औरत रहती है, माई रहमते। कहते हैं उसका बेटा भी कभी जिन्नों का हलवाई था, और उसने जिन्नों के लिए आखिरी बार ऐसी मिठाई बनाई थी जिसके बाद जिन कभी उसकी तरफ लौटे ही नहीं। राजू अब नजरों में डर नहीं, एक जिद लिए निकल पड़ा। शाहदरा की वीरान गली और माई रहमते, पुरानी हवेली, उखड़ी हुई दीवारें, और भीतर एक अंधेरी रसोई से आती बूढ़ी आवाज, आ गया है वो जिसकी मिठाई में रूह हिलती है। माई रहमते, झुकी कमर, गजिन सफेद बाल, आंखें बिना पुतलियों के, जैसे कोई देखने वाली आत्मा। राजू ने सब कुछ कह सुनाया।
वो बोली, तू हलवाई है, पर अब मिठाई शक्कर से नहीं पछतावे से बनेगी। राजू चौंका, पछतावे से? माई रहमते ने अपने पास रखे एक पुराने संदूक से एक पीतल का डिब्बा निकाला। उसमें खुशबू नहीं थी, लेकिन हल्का सा कंपन था। इसमें भटकी हुई आत्माओं का स्वाद है, वो जो मरे तो भूखे और अब भी मिठाई की तलाश में भटकते हैं। इसे दूध में मिलाना, मिठाई वही बनाना जो तेरे हाथ सबसे बेहतर बनाते हैं, मगर बनाते वक्त एक पुरानी याद जरूर सोचना जो तुझे सचमुच रोने पर मजबूर कर दे। राजू की आंखों में अपनी माँ की छवि तैरने लगी, जो हमेशा कहती थी, राजू, मिठाई वो नहीं जो मीठी हो, मिठाई वो है जिसमें दिल हो। शुक्रवार की रात, अंतिम मिठाई। उस रात पहली बार राजू ने कोई चमकती मिठाई नहीं बनाई। उसने एक सादा मगर बेहद कोमल सफेद कलाकंद बनाया। उसमें वो पुराना पीतल का मिश्रण मिलाया और याद किया अपनी माँ की हंसी, उसकी गोद, उसकी मौत की रात और अकेलापन। छोटू चुपचाप देख रहा था। फिर वही मस्जिद की ओर यात्रा हुई। रात के 2:30 बजे। चूल्हे की आंच हल्की थी। मिठाई भाप छोड़ रही थी मगर खुशबू नहीं, सन्नाटा दे रही थी। जिन्न आए, उसी तरह, भूखे प्यासे पिशाच जैसे। राजू ने थाल रखा। एक जिन ने जैसे ही पहला टुकड़ा खाया, उसकी आंखें धीमी पड़ने लगीं, उसकी जीभ पीछे खिंच गई और वो चुपचाप बैठ गया। दूसरे ने खाया, उसके मुंह से एक सिसकी निकली। तीसरे ने खाया, वो जमीन पर लेट गया और आंखें बंद कर लीं। वो काला जिन जो हमेशा राजू को बुलाता था आखिर में आया और उसने कहा, ये मिठाई नहीं थी, ये किसी की माँ की माफी थी, और हमने ये स्वाद सदियों में पहली बार चखा है। अब वह जिन झुका, राजू हलवाई, तू अब आजाद है। राजू और छोटू की आंखें भर आईं। अगली सुबह पहली बार राजू शांति से सोया। बहुत देर तक। कोई डर नहीं, कोई सौदा नहीं, कोई जिन्न नहीं। उस शुक्रवार की रात, जिसने वर्षों तक राजू और छोटू को कांपते हुए जीने पर मजबूर किया था, अब एक शांत स्मृति बन चुकी थी। जिन जिन्नों की भूख मिठाई से नहीं, आत्मा से थी, उन्हें उस रात एक मिठाई नहीं, एक माँ की माफी, एक बेटे का पछतावा और एक सच्चा स्वाद मिला था। और वो स्वाद ऐसा था जो सदियों की भूख को थाम गया। अगली सुबह राजू पहली बार सुकून से सोया। ना आंखों में डर, ना दिल में बोझ। छोटू ने चाय बनाई। मस्जिद नहीं जाना था, न मिठाई के लिए पीतल के बर्तन मांजने थे। दुकान अब भी चल रही थी। ग्राहक अब भी आते थे, पर राजू अब हर मिठाई में एक याद मिलाता था, एक सच्ची भावना जिसने जिन्नों को भी इंसानियत का स्वाद चखा दिया था।